नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ वो बुज़ुर्ग की दुआ जिसका जिक्र प्रोग्राम में करता रहता हूँ, दूसरी तरफ आपके जज्बात। अजीब किस्म के जज्बात का तलातुम है। शशोपंज का शिकार हूँ, आखिर किसका लिहाज करूँ, लेकिन फिर हक बात तो करनी है। इसलिए रोज़ सोचकर यही आता हूँ कि इसके बावजूद कि बहुत सारी चीज़ें मुझे मजबूर करती हैं कि मैं आपकी खातिर, अपने लिए नहीं, मुझे खुली आज़ादी है, आपकी खातिर अपने जज्बात पे काबू रखते हुए गुफ्तगू करूँ और महवर जो है वो कारोबार और सनत, तिजारत और मईशत से तब्दील ना करूँ। वज़ीर आज़म का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पैकेज आज हमने डिस्कस करना है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के यानी तामीराती शोबे के बारे में हम डेडिकेटेड गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज मैंने एक चीज़ देखी, मैं चाह रहा था कि अगर डायरेक्टर जनरल नेशनल सेविंग्स प्रोग्राम देख रहे हों और स्टेट बैंक के गवर्नर साहब जनाब बाकर साहब देख रहे हों, नहीं भी देख रहे तो कोई बात नहीं, प्रोग्राम रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों शहरों में देखा जा रहा है। बाकर साहब नहीं देख रहे होंगे तो वो दिखवा देंगे शाम को उनको। तो बात यह कि मैंने ऐसा महसूस किया कि हमारे मुल्क के अंदर जो ज़ईफ़ुल उमर लोग हैं ना सर, उन्होंने नेशनल सेविंग्स में ना पैसे रखे हुए हैं और बहुत सारे यंग सेवर्स भी हैं, मिडिल एज सेवर्स भी हैं जो कि अपनी बचतें नेशनल सेविंग्स या कौमी बचत के दायरे में रखते हैं। मैंने वहाँ हालात देखे, लोग बाहर बैठे हुए ज़ईफ़ुल उमर अफराद कतारें बना के। तो मेरे ख़्याल से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये शोभा नहीं देता कि हम अपने मुल्क के ज़ईफ़ुल उमर अफराद को इस तरह के हालात से दो चार करें। नेशनल सेविंग्स को रिवैम्प करें, कौमी बचत के जो दायरा है उसको रिवैम्प करें। ये जो आपने विदहोल्डिंग टैक्स रखा है सर, ये 30% वाला, सर इसको फौरी तौर पर फिल फॉर विड्रॉ करें, लोगों की दुआएं लें, क्योंकि आपने देख लिया कभी कभार कुछ मसाइल ऐसे होते हैं दवा से भी नहीं ठीक होते, दुआ से ठीक हो जाते हैं। सोचने वाले, समझने वाले, सुनने वाले लोग भी इसे समझ गए होंगे। और बिलखुसूस मैंने जो जिक्र किया, हमारे यहाँ आर्मड फोर्सेस के जो रिटायर्ड अफसरान होते हैं या सिविल सर्विस के रिटायर्ड अफसरान होते हैं, उन लोगों ने भी जो है बहबूद और दीगर सर्टिफिकेट्स के अंदर पैसे रखे हुए हैं सर। उन लोगों के लिए आसानी पैदा करें, बुज़ुर्गों की दुआएं लें ताकि आपकी कामयाबी का ज़रिया बने। और बेशक और जगह से रुजू करने से बेहतर यही है कि सही जगह से रुजू किया जाए। अब हम आते हैं भाई अपने मौजू की जानिब, जो कि तामीराती शोबा है। और मेरे साथ बड़े अहम मेहमान स्टूडियो के अंदर शामिल गुफ्तगू हैं जनाब आसिफ समसम, चेयरमैन रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन कमेटी KCCI, और जनाब वाला साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं सरदार ताहिर साहब, सदर फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स एसोसिएशन। आप दोनों को वेलकम करता हूँ शो में। आसिफ समसम साहब, अब बात यह है कि जनाब वाला आपको हम मुबारक पेश कर देते हैं सबसे पहले कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तमाम सनत व तिजारत को छोड़ के सबसे पहले आपकी जो जैसे कह सकते हैं शोबा है, इंडस्ट्री है, उसको फेवर किया, बेनिफिट किया और लंबा चौड़ा सा आप लोगों के लिए पैकेज और एमनेस्टी अनाउंस कर दिया। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मदऊ किया। और मैं आपको जैसे इल्म भी है कि मैं एज ए फॉर्मर चेयरमैन आबाद SR भी आपके साथ प्रोग्राम करता रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको ये इंट्रोडक्शन दोबारा रिपीट किया कि जैसे अभी आपने कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने तामीराती सनत को बहुत बड़ा पैकेज दे दिया और बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। और मैंने ये भी सुना, आपके प्रोग्रामों में भी सुना और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मैं सुनता रहा कि कोई एमनेस्टी दे दी हमें। तो मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर दूँ, 2-3 बातें मुझे ये लग रहा है, क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद हमने मीडिया ज्वाइन किया, हम देख रहे थे काफ़ी दिनों से, जिस दिन से ये पैकेज अनाउंस हुआ तो कराची चैम्बर का अपना एक राय है उसकी। इसी तरह हम जब आबाद की बात करते हैं तो अपना मुनफरिद मौक़िफ़ है। जी जी, सबका अपना अपना मौक़िफ़ है। तो मेरे जहन में ये था कि जब हम थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो फिर हम बात करेंगे। तो पहले तो मैं ये कह दूं कि ये जो इम्प्रेशन है कि ये कोई एमनेस्टी है, ये कोई एमनेस्टी नहीं है। हुआ ऐसा है कि जो 3-4 साल से जिस तरह इस सेक्टर को डंप किया गया है या इसको धकेलने की कोशिश की गई है, तो मैं ये समझता हूँ कि अब महसूस होने लगा है, जैसे हम बहुत सालों से ये बात कर रहे थे कि ये सेक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्टर है, पूरी दुनिया में इसको बड़ी प्रायोरिटी दी जाती है। और आज शायद वो बात वो समझते हैं कि हमारी वो बात सही थी, इसलिए इन्होंने एक इंसेंटिव दिया है हालात को देखते हुए। यानी मुझे ये लगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा इमरान खान साहब के उस पैकेज की जो उन्होंने
हाउसिंग सेक्टर या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिया है। पहली बात जो उन्होंने इंसेंटिव दिया है तो मैं उसका यही कह दूं कि उन्होंने जो मैंने सुना है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है मेरे पास और अभी आज आ जाएगी ऐसा जी ऐसा बात हाँ अभी इस वक्त तक नहीं है, लेकिन जब भी आ जाए वो अपनी जगह पे फिर हम बात उस नोटिफिकेशन की बुनियाद पे करेंगे। लेकिन जो मैं समझता हूँ उसमें ये है कि उन्होंने कहा कि इस साल अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो इस साल की 2 मानी हमने पहले दिन लिए थे कि इस साल अगर टैक्स पीरियड है तो वो जून में ख़त्म हो जाता है, और अगर इस साल की नॉर्मल एक आम लैंग्वेज में बात करते हैं तो वो 31 दिसंबर तक ये पीरियड चलता है। तो एक तो उन्होंने बात की कि इस साल जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा इस सेक्टर में, और वो इन्वेस्टमेंट जस्ट एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए है कि अगर कोई एक्टिविटी जनरेट करेगा हाउसिंग के हवाले से या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या कमर्शियल कंस्ट्रक्शन के हवाले से तो ये वही बेनिफिट ले सकता है, अदरवाइज उसने वही नॉर्मल रूटीन में उसको अपनी सोर्स ऑफ इनकम बतानी पड़ेगी एफबीआर को, और कोई इसमें कोई एक एक नुक्ता करके लेकर चलते हैं ना, एक ये इसी नुक्ते को लेते हैं फिर सरदार ताहिर साहब की अच्छा इसी नुक्ते पे मैं एक और आगे भी बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये सिंध के हवाले से जब हम बात करेंगे, इसी नुक्ते की मैं बात कर लेता हूँ कि सिंध के हवाले से जब बात करेंगे तो अगर मैं समझूं कि ये 31 दिसंबर तक होने जा रहा है और 31 दिसंबर को जो भी उससे पहले नक्शा पास करा के, जो मैंने सुना है कि उससे पहले जो नक्शा अप्रूव करा लेगा तो वो इससे एग्जेम्प्ट हो जाएगा कि उससे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछी जाएगी। मगर मैं ये समझता हूँ कि सिंध में जो ये बात की गई पैकेज की बात, देखें बहुत अच्छा पैकेज है, उनकी नीयत मुझे साफ नज़र आती है, नीयत नज़र आती है, उनका विजन भी नज़र आता है। वो शुरू से जब से आए इनका एक जहन में है कि 50 लाख घर मैंने देने हैं लोगों को, ठीक है, बड़ी मुश्किल थी, बड़ी मुश्किलात थी, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से भी बाकी और भी हर्डल्स थी, और उनका सोच अच्छा था। हमने आबाद में ही उन्होंने अनाउंस किया था और आबाद में ही उन्होंने ये बात की थी कि मैं 50 लाख घर बनाना चाहता हूँ, और हमने उन्हें वेलकम किया था कि एक्टिविटी चाहे कहीं। सर 1 मिनट में सरदार ताहिर साहब को शामिल कर लूँ, फिर आपसे इसी बारे में हम बात करते हैं। सरदार ताहिर साहब, अब बात ये है, आपने आसिफ समसम साहब की बात सुनी, इन्होंने काफ़ी तफसीली तौर पर एक जायज़ा भी दिया है, एक मुख्तसर मौक़िफ़ भी पेश किया, नुक्ता नुक्ता लेकर उसे आगे चलते हैं। ये नुक्ता जो है सोर्स ऑफ इनकम वाला, ये काफ़ी अरसे से लोगों को बड़ा परेशान कर रहा था। मेरे ख्याल ये उतना ज़्यादा बिल्डर को बेनिफिट नहीं करेगा जितना बायर को बेनिफिट करेगा। क्या इसे बोथ साइड्स कर सकते हैं, ये बेनिफिशियल हो सकता है? जी नासिर भाई, थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से आपको भी और आसिफ भाई को भी अस्सलाम वालेकुम, और तमाम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी। आपने जो ये क्वेश्चन किया कि ये क्या दोनों को बेनिफिट कर सकता है, असल में जब तक रियल स्टेट आप प्लॉट बाय नहीं करेंगे उस वक्त तक उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना मुमकिन नहीं है। तो हमने जो कैपिटल गेन टैक्स है, रीवैल्यू जब हमने किया, इसको वैल्यूएशन टेबल नया आया, तो जो 2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी उसकी वैल्यू होगी, रीवैल्यू होगी 10 करोड़ रुपए। आसिफ भाई इससे एग्री करेंगे, क्योंकि कराची में स्पेशली डीएचए और इनकी सारी जगहों के ऊपर उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा, यानी डीएचए में 40 लाख वाला प्लॉट हो गया, उसको रीवैल्यू होने के बाद डीसी वैल्यू वो हमने नहीं लगाई थी, डीसी वैल्यू ऑलरेडी, तो उसके दरमियान प्राइस का बहुत सारा डिफरेंस आ गया। उसको सबको ये कंसीडर करते हैं आपका गेन, और उस गेन के ऊपर अप टू 20% तक आपको गेन टैक्स पे करना पड़ता है। एक मेरा प्लॉट था, मैंने 2.5 करोड़ रुपए का परचेज किया था, आज वो रीवैल्यू होके 10 करोड़ रुपए का हो गया। दरमियान का जो 7.5 करोड़ रुपया है, मैंने उसको बेचा नहीं, वो मेरे पास था। 3 साल के लिए मुझे 2019 तक का पीरियड दिया गया था कि 2019 में आपके 3 साल पूरे होंगे तो आपके ऊपर गेन नहीं लगेगा और आप अपना प्लॉट बेच सकेंगे। जैसे जुलाई आया लास्ट ईयर, तो उसको रीवैल्यू करके मुझे कहा कि आपने 8 साल तक नहीं बेचना, और उस प्लॉट की प्राइस भी 10 करोड़ पे कर दी, और मुझे ये कहा कि आपने ये जो ऊपर के पैसे, ये सब के सब आपने गेन में, आपका ये गेन है और इसके ऊपर अप टू 20% तक आपने पे करना है। अब हम किसी को फिजिबिलिटी बना के देते हैं, जब एक प्लॉट बेचने वाला प्लॉट बेचेगा तो हम बिल्डर जो है उसके ऊपर कोई ना कोई इमारत खड़ी कर सकता है। तो इसको एड्रेस करने की जरूरत है कि ये जो गेन टैक्स का रिजीम है ये अनफेयर है, और इसको एटलीस्ट अगर और कुछ भी ना हो तो 2019 के ये रेसिप्रोकेट नहीं होना चाहिए, यानी जब लाभ, यानी इसको हम रिव्यू करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। असल में मैं इस एस्पेक्ट को हम पहले एड्रेस कर लेते कि सोर्स ऑफ इनकम को, लेकिन सीजीटी को चले इन्होंने पहले ले लिया, उसको हम चलें दोबारा से आकर डिस्कस करते हैं या छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ सकते हैं।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी, हम डिस्कस कर रहे थे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो पैकेज आया है, रियल एस्टेट के लिए जो पैकेज आया है वज़ीर आज़म का, और काफ़ी लोग इसे कह रहे हैं कि जनाब इत्मीनान बख्श भी है, लेकिन चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनकी इस्लाह कर ली जाए तो अच्छी बात है। ये भी अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह के अंदर लोग नोट्स लेते हैं, शाम को पुटअप करते हैं रिस्पेक्टेड मिनिस्टर्स को। मुझे खुशी होती है, पहले लोग समझते थे कि मैं ब्लफ कर रहा हूँ, लेकिन फिर बाद में अंदाज़ा हो गया कि ये बातें वहाँ तक पहुँचती भी हैं और इनके ऊपर गौर-व-ख़ौस होना भी चाहिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि बिज़नेस, ट्रेड और इंडस्ट्री के मौज़ूआत के ऊपर संजीदगी से सोचा जाए। प्रोग्राम एक थिंक टैंक की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ब्रेक पे जाने से पहले जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी उसको आगे लेकर चलते हैं। आसिफ समसम साहब जो कि चेयरमैन भी रहे हैं आबाद के सदर्न रीजन के, उनके साथ अब हम यही गुफ्तगू जो है वो आगे बढ़ाते हैं और बिलखुसूस जो पॉइंट रेज़ किया था ब्रेक से पहले उसको थोड़ा एलेबरेट कर लेते हैं। सर, ये जो बेसिकली दिसंबर तक जो अभी डिस्कशन हो रही थी, सरदार ताहिर साहब भी उसको सरसरी तौर पर उन्होंने जिक्र किया इसका अपनी गुफ्तगू में भी, तो दिसंबर तक आप लोग नक्शे पास करवा लें, हर चीज़ तैयार हो जाए, ये मुमकिन है इस वक्त बड़े प्रोजेक्ट के हिसाब से? क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी बॉटल नेक्स होते हैं, क्या कहते हैं आप? नासिर भाई मैं थोड़ा सा पीछे जो बैक पे जो बात हो रही थी वही शुरू कर दूँ। 4 चीज़ें उन्होंने दी थी हमें। FTR बहुत अच्छी बात है, हमारी डिमांड थी 2016 में 15-16 में जब मैं चेयरमैन था सदर्न रीजन में, जब ये उसी दौर की बात है जब ये अप्रूव हुआ था। 4 माह बाद उन्होंने ख़त्म कर दिया नामालूम वजूहात की बिना पे। अब फिर इन्होंने FTR दिया जो हमारी देरियाना मुतालबा था, इस हमारे सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया, ये हमारा काफ़ी टाइम से ये मुतालबा था, ये बहुत अच्छी बात हो गई। तीसरा मैं आपको ये बताऊं नहीं, लेकिन FTR इस दफ़ा एजेंडे में नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है। सर FTR भी इसी का पार्ट है जो पैकेज है, इसमें है पार्ट? जी, इमरान खान साहब के पैकेज में है बिल्कुल FTR। अच्छा, ठीक है। टैक्स इस्लाहत की मैं बात कर रहा हूँ, जो इन्होंने टैक्स इस्लाहत की हैं वो बेहतरीन की हैं और मैं समझता हूँ कि हमको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। एज ए प्राइम मिनिस्टर इन्होंने इसको इतना सीरियस लिया इस मैटर को। बात सिर्फ ये है कि आपने कहा कि दिसंबर तक ये मुमकिन है, तो मैं समझता हूँ कि मैं पहले भी ये बात करना चाह रहा था कि ये जो पैकेज है ये बहुत अच्छा है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन सिंध में इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये 6 माह के बजाय अगर 1 साल भी कर दें तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं ये आपके तवज्जुह से, आपके चैनल की तवज्जुह से मैं चाहता हूँ कि ये बात हमारी उन तक पहुँचे कि सिर्फ अगर कराची में अव्वल तो काम बंद है 2-3 साल से, और इसके मुख्तलिफ वजूहत हैं। एक वजह SBCA के बायलॉज भी हैं, कैंटोनमेंट में जो डिले हो रहा है वो मामला भी हैं, और फिर कुछ कन्वर्जन जो डिक्लेयर्ड कमर्शियल रोड हैं उस पर कन्वर्जन भी बंद हो गई है। तो ये सारे मामला जो मुझे ये लगा था जब इन्होंने ये बात की तो मुझे लगा कि वो अकेले आप ही हाईलाइट कर रहे हैं ये बात। नहीं, एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा मतलब एक वजाहत करें ना, अकेले आप ही इन बातों को हाईलाइट कर रहे हैं, बाकी जितने लोगों से पूछ रहे हैं वो तो सब चंगा है, सब चंगा है, सब चंगा है कर रहे हैं। क्या बात है सर? देखें राज की बात, अंदर की बात देखें, बतानी पड़ेगी प्रोग्राम में आकर। क्या बात है, हर बंदा सब चंगा, आप हकीकी मसाइल बयान करना शुरू हो गए। नहीं सर, देखें हर किसी की अपनी राय है, जो इस पैकेज को जिस तरह देखता है उस तरह बात करता है। मैंने आपको पहले आते साथ ही कहा कि मैं समझता हूँ इससे अच्छा पैकेज इस इंडस्ट्री के लिए, मैंने जैसे कहा कि फेडरल लेवल से तो जो कर सकते थे कर दिया नहीं, मगर फेडरल लेवल में अभी कुछ चीज़ें हैं जो करनी है, क्योंकि अगर मैं अभी ये क्लेम कर दूं, अभी आप देखेंगे आगे के लोग ये कहेंगे कि सिंध गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, सिंध गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देती, तो मैं आपको बता दूं कि 6 से 8 महीने 2 NOCs हैं सिविल एविएशन और एयरफोर्स की, वो फेडरल का मैटर है। जब तक वो इस बात को क्लियर नहीं करेंगे, जब तक इसको इंश्योर नहीं करेंगे कि जब वो 45 डेज की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ कोई प्रोजेक्ट हो भी जाता है तो 6 से 8 महीने तो सिविल एविएशन और एयरफोर्स की NOC में लगते हैं, फिर जाके नक्शा इस काबिल होता है कि उसको प्रोसेस किया जाए। ये भी तो वो तो देखिए इमरान खान साहब के उसके एंड पे है कि वो साथ साथ अगर ये और ये दोनों फेडरल, ये कर देते कि ये कह देते कि जी 10 दिन में 15 दिन में पाबंद हो जाते, टाइम वाइज कंपल्शन लगा दें। मैं आपकी जानिब दोबारा से वापस आता हूं, आपने बड़ी अहम बात की है, वन विंडो पर भी काम करनी चाहिए। सरदार ताहिर साहब, अब बात ये, ब्रेक पे जाने से पहले आपने कैपिटल गेन्स टैक्स का बड़ा संजीदा मौजू उठा दिया। मसला ये है कि रियल एस्टेट ने इसकी वजह से बहुत सफ़र किया, कैरी फॉरवर्ड्स उससे पहले, टर्म से पहले अलाउड नहीं थे, उसकी वजह से भी काफ़ी चैलेंजेस लोगों ने फेस किए हैं। लेकिन अगर इसी पॉइंट को आप एक्सटेंड करना चाहें तो अपनी बात को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दें। क्या आप मुतमईन हैं जिस तरह की गुफ्तगू इस दफ़ा की गई है पैकेज के अंदर? जी
जी हम तो सपोर्ट करते हैं डेफिनेटली इसमें, नासिर भाई कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा पैकेज है, लेकिन आप इस बात को अंडरस्टैंड हमें करने की जरूरत है कि अगर उसमें कुछ हुक्म रह गए हैं तो उनको बिफोर फाइनल नोटिफिकेशन क्लियर होना चाहिए, फाइन ट्यून कर दें, फाइन ट्यून कर दें जी जी उसको, ताकि ट्रू जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है उसके ट्रू लेटर एंड स्पिरिट पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए। मतलब मकसद तो ये है कि कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी स्टार्ट होना चाहिए, हो जाएगी। कैसे होगी कि जब गाड़ी के ऊपर आप रियल स्टेट नीचे उसके पहिया नहीं होगा तो उसके ऊपर आप बेशक गाड़ी बहुत ही खूबसूरत लग्जरी रखते, उस सबसे प्लॉट की जरूरत है। सबसे पहले आपको प्लॉट के ऊपर ये सीजीटी वाले मामले को एड्रेस करने की जरूरत है। ये एड्रेस करेंगे तो जो बेचने वाला है वो अपनी चीज को बेचेगा, बिल्डर लेगा और लेके और उसको वो बनाना शुरू करेगा, और फिर 31 दिसंबर से पहले ये चीज भी जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक और जो मेरी यहाँ पे इस्लामाबाद में बात भी हुई है, तो वो ये है कि जो आपके सारे एनओसीज वगैरह हैं वो 30 डेज के अंदर आपको 30 से 45 डेज में मिलेंगे, और अगर किसी ने नहीं दिया तो वो डीम टू बी अप्रूव्ड, उसको सरदार ताहिर साहब ये काम दिसंबर से पहले वाला पीर बाबा के अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है सिर्फ अकेले पीर बाबा ही हैं जो इतनी जल्दी अपना काम करवा लेते हैं। बिल्डर, रियल एस्टेट एजेंट, रियल्टर कोशिश करते रहते हैं लेकिन उनका काम नहीं होता। आप बात की गहराई को समझें, सबसे ज्यादा फायदा पीर बाबा को होगा। जी नासिर भाई देखिए, किसी को भी हो, हमें ये एतराज नहीं है कि पीर बाबा को फायदा ना हो, हमें कहते हैं पीर बाबा को भी फायदा हो और मरीदैन को भी बराबर का फायदा हो, सबको फायदा हो, और सबके लिए ये राहें खुले, और सबके लिए ये एवेन्यू जो है सारे बिल्डर्स को भी फायदा हो, डेवलपर्स को भी फायदा हो, और ये इंडस्ट्री चले। तो उसके लिए ये मैयज है, ये अगर हम कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा जबरदस्त होगा। ये सीजीटी को एडजस्ट करने की जरूरत है। दूसरा, हमारे इस्लामाबाद के अंदर एक और इशू है, पूरे पाकिस्तान में गैस इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको किसी जगह से एनओसी लेके उसको उससे लिंक नहीं किया गया कि जब तक कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी आपको एनओसी नहीं देगी आप बिजली और गैस नहीं ले सकते। पूरे पाकिस्तान में ये कानून, इस्लामाबाद के अंदर ये है, 2004 का एक कैबिनेट का डिसीजन है, उस डिसीजन की वजह से हम बंद पड़े हुए। और भाई पीएम साहब से ये भी गुजारिश कर देना, मास्टर प्लान वाला मसला हल हो गया आप लोगों का क्या? पहले वो भी हल करवा लेते इसी पैकेज में ही। जी भाई, ये हमने इसकी तवज्जो इस तरफ दिलाई है। इंशाल्लाह हमें प्रॉमिस किया गया कि ये जो चीजें हैं वो भी इसी के साथ साथ इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगी। तो उसका कैबिनेट का वो जो 2004 का डिसीजन था, उस डिसीजन में ये था कि आपको लिंक कर दिया गया था इसके साथ एनओसी, सीडीए के एनओसी के साथ। तो आपको पता है सीडीए तो एनओसी 2013 के बाद आज तक एक एनओसी सीडीए ने किसी का लेआउट प्लान अप्रूव नहीं किया, रिवाइज लेआउट प्लान अप्रूव नहीं किया। तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी तो बिल्डिंग, यहाँ तो बिल्डिंग तैयार भी पड़ी है, उनमें आबादी नहीं हो सकती, सिर्फ इस वजह से कि वहां ना गैस है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो जनरेटर के ऊपर चल रहे हैं इस वक्त, यानी 3-4 अरब का प्रोजेक्ट बन गया, लेकिन यहाँ उसके बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, और उसका कसूर भी कोई नहीं है। अगर एक लेआउट प्लान, जिस वक्त उसने प्लॉट खरीदा था, लेआउट प्लान अप्रूव था, अचानक सीडीए ने ओवरनाइट उसका लेआउट प्लान कैंसिल कर दिया। अब जब लेआउट प्लान एक डेवलपर का कैंसिल किया, जिस वक्त मैंने खरीदा था उस वक्त तो था, मैं सारी जिंदगी उसका पैरा तो नहीं दे सकता कि वो दोबारा जिंदगी में कभी कोई वॉल्यूशन नहीं करेगा। हम बात आपने की है। आई विल जस्ट कम बैक टू यू आसिफ समसम साहब। अब बात ये है कि मैंने जो शरारत, आप पता है मेरी थोड़ी शरारत की आदत है, और लेकिन जो शरारत मैंने पढ़ी है ना, आप लोगों ने थोड़ा अगर उस पर गौर करें तो आप नोट करें कि ये पैकेज पीर बाबा को सूट करता है। 3-4 जो लोग बड़े पीएम हाउसिंग स्कीम के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे लोग, वो शायद कुछ लोग इसलिए भी खुश हैं क्योंकि आबाद के बहुत सारे लोग, पहले आप जैसे कह रहे थे, आपसे कल जिक्र हो रहा था ऐसे ही, तो बात ये 80% या 90% तो कराची के हैं, लेकिन इस्लामाबाद में काम बहुत कर रहे हैं। बात तो मैंने आपको बता दी, राज अब इसमें क्या रह गया। तो बेनिफिशियरी हैं लोग इसके, ऐसी बात नहीं है। नासिर भाई, बात ये है कि बेनिफिशरीज कौन है ये क्लियर करें ना आप। देखें मेरी बात सुने, बात ये है कि की बेनिफिशरीज तो हर वो बंदा बन सकता है जो इस स्कीम का हिस्सा बनना चाहे। इसमें सर कराची के अंदर कौन सा ऐसा बिल्डर होगा जो अपनी प्राइवेट लिमिटेड
लिमिटेड या रजिस्टर्ड कंपनी के जरिए प्लॉट खरीदेगा। सर बिल्डर जितने खरीदते हैं वो इंडिविजुअल बेसिस पे खरीदते हैं ताकि रिस्क जो है वो कम से कम हो, खुदा न खास्ता कल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आए तो प्लॉट बिक भी सके। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, आप मुझे बताएं कि वो सोर्स ऑफ फंड्स तो सिर्फ उसी के ट्रांसपेरेंट होंगे ना जो प्राइवेट लिमिटेड या किसी रजिस्टर्ड फर्म की तरफ से, टैक्स पेइंग फर्म्स की तरफ से खरीदेगा। कौन है ऐसा? एक दो बातें ऐसी हैं जो आपने कही, मैं आपको क्लियर कर दूं कि सोर्स ऑफ फंड में तो एक आम आदमी भी यही है ना मेन इशू। नहीं, देखें जो एक आम आदमी है वो भी इसका पार्ट बन सकता है। इसमें कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि जी आपके पास कोई ये क्राइटेरिया होगा तो आपसे सोर्स ऑफ फंड नहीं पूछा जाएगा। जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इवन प्राइवेट अगर मकान भी आप लेके बनाना चाहें तो उससे भी नहीं पूछा जाएगा इसका। लेकिन मैं आपसे यूनिट खरीदूंगा तो मुझसे नहीं पूछा जाएगा आपसे। देखिए ये बात क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है? अगर आपने इंस्टॉलमेंट में मुझसे यूनिट लिया, अगर 3 साल के इंस्टॉलमेंट पे आज आपने मुझसे यूनिट बुक किया, तो मैंने सुना जो पिछले प्रोग्राम जो लोगों ने किए या जिन्होंने तारीफें की, उन्होंने ये कहा कि जी इस पे भी नहीं पूछा जाएगा। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है कि आपको जब उन्होंने 6 माह का टाइम दिया है तो 6 माह के पीरियड तक तो ये मुमकिन है, लेकिन 6 माह के बाद जो वो पेमेंट आपको देगा तो हो सकता है कि उसको पूछा जाए और हो सकता है कि उसको ये इंसेंटिव ना दिया जाए। लेकिन ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी जब डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा। आपको पता है ब्यूरोक्रेसी बात कुछ होती है, सुनने में बहुत अच्छी तकरीर थी, हमने बहुत अच्छा उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन जब पेपर की शक्ल में वो आता है तो काफ़ी चेंज होता है। अब देखना ये है कि वो पेपर में क्या लिख के भेजते हैं। तो ये चीज़ आपने जो कहा कि इंडिविजुअल अगर कोई मकान खरीदता है तो उसको उसके लिए तो वो अगर इंस्टॉलमेंट में लेगा तो उसका यही इशू है। लेकिन जो मैं समझाऊं कि अगर वो इसी पीरियड में ले लेगा, वो पेमेंट कर देगा नया मकान, तो उसको ये इंसेंटिव मिल जाएगा। और देखें मैं फिर आपको ये आइडेंटिफाई कर दूं कि देखें नया पाकिस्तान, मुझे ये पैकेज नया पाकिस्तान के हवाले से भी लगा के इंसेंटिव जो 90% रिबेट दिया उन्होंने, जो भी करना चाहे हम समझते हैं कि बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान है, चाहे वो इस्लामाबाद में करे, लाहौर में करे, बलूचिस्तान में करे। लेकिन मैं फिर आपसे ये कहता हूं कि देखें सिंध वो सूबा है और कराची वो शहर है, स्पेशली हैदराबाद में भी एक्टिविटी है, सखर में भी है, कि सबसे ज़्यादा वर्टिकल और हाई राइज एक्टिविटी और हाउसिंग एक्टिविटी इस वक्त कराची में हो रही थी 2 साल 2.5 साल पहले तक ये चल रहा था। बात पैकेज में मुझे जो समझ आई कि लोगों को रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा अलाइड इंडस्ट्री चले। और ये जो कोरोना के बाद के जो हालात हम देख रहे हैं, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात नहीं है। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को, और सिर्फ उनको नहीं, पूरी दुनिया में उनकी हुकूमतों को अपने इंडस्ट्री को, अपने लोगों को फिर से नया स्टार्ट लेने के लिए इंसेंटिव देने पड़ेंगे, हर इंडस्ट्री में देने पड़ेंगे और देने चाहिए। मैं तो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। जब हम स्प्लिट हो जाते हैं, जब एक इंडस्ट्री की बात करते हैं, सबको आपको देना पड़ेगा। ये जो 2 महीने 3 महीने बाद जब आप रीस्टार्ट करने जाएंगे तो इसमें बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो चल रहा था सेक्टर, जो कराची की मैं बात कर रहा हूँ, ये सेक्टर चल रहा था, ये रुका हुआ है। आज 18 महीने 12 से 18 महीने एनओसी में लग रहे हैं। इसके हवाले से अगर कोई होमवर्क नहीं किया गया, और जो मैं समझता हूं कि अगर आपने इस वक्त सिविल एविएशन, एयरफोर्स, स्वीगेस, ये 3 फेडरल हैं, इनको आपने अगर ऐसे कर दिया कि ये विद इन अ वीक एनओसी दें, तो हम समझते हैं कि हम खुद सिंध गवर्नमेंट से, मैं चेंबर के प्लेटफॉर्म से भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, और आबाद के प्लेटफॉर्म से भी कोशिश करेंगे कि हम खुद ये कहेंगे कि जैसे कोरोना के हवाले से सीएम साहब ने जो अपना स्टेप लिया, मैं समझता हूं कि तारीखी स्टेप है। और जैसे मैंने और हम सब ने देखा कि जिस तरह वो फिक्रमंद थे कि सूबे को किस तरह बचाना है, स्प्लिट होने से किस तरह बचाना है, मैं समझता हूं कि कोरोना इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। लेकिन कोरोना के बाद जो दूसरा कोरोना जो मुझे नजर आ रहा है वो बेरोजगारी का नजर आ रहा है। और उनको एसओएस की बुनियाद पे मैं सीएम साहब से आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप ये भी कर जाएंगे तो आप यकीन करें कि आपकी इज्जत हमारे दिलों में बहुत बढ़ जाएगी। तमाम इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं कि उनको एसओएस की बुनियाद पे इस बात को यकीनी बनाना होगा कि जो एनओसी इनके एंड पे हैं, एसबीसीए के हवाले से जो बाइलॉज के जो इश्यूज हैं जो इनके एंड पे हैं, अगर वो विद इन अ वीक या 15 दिन के अंदर अंदर इस सारी चीज़ों को ऑनबोर्ड कर लें। जैसे उन्होंने कहा, सरदार ताहिर साहब की एक बात बहुत अच्छी थी कि उन्होंने कहा कि 3 व्हील गाड़ी भी लग्जरी है, 3 टायरें नहीं चल सकती। मैं भी कहता हूं नहीं चल सकती। उन्होंने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। मैं भी ये कह रहा हूं कि आप कहते हैं कि एक सूबा ऑन बोर्ड नहीं है। अगर एसबीसीए फौरन काम करके देना शुरू कर देगा, देगा करेगा। अगर आज कोरोना के बाद देखें, आज देखिए कोरोना के बाद भी अगर बात की गहराई को आपको पता तो सर, मेरी बात सुने, अगर हम रियलिटी क्या है आपको ठीक है, जो पहले था कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं कि अभी अगर इस कोरोना के वबा के बाद भी अगर हमने पाकिस्तान से मुखलिस हैं, अपने लोगों से मुखलिस हैं, तो हमको ये लाजमी एसओएस की बुनियाद पे करना होगा। हमको ब्यूरोक्रेसी की जो रुकावटें होती हैं उनको रोकनी पड़ेंगी, बिल्कुल ऑटोमेट करना चाहिए। इमरान खान साहब से भी मैं चाहूंगा कि ये कहूं कि सिविल एविएशन के हवाले से भी अगर
कोई ब्यूरोक्रेसी में कोई मैटर है, मामलात हैं, तो खुदारा मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि जो हालात अभी हैं और जो हालात आगे होने वाले हैं, आप अल्लाह 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 के लिए, आप अपने लोगों के लिए इन चीज़ों को आसान बना। मैं इसके लिए प्रपोजल बता देता हूं कि वन इंडो ऑपरेशन बना लें सर। बेसिकली क्या है कि तमाम फेडरल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन और बिल्डिंग कंट्रोल के इदारे जो हैं उन सबको मेम्बरान बना दें उसका। और बेसिकली क्या है कि उसके अंदर आप बिल्डर्स को क्योंकि ज़्यादा शामिल करें ताकि जो है वो आसानी रहे और एक्सपेडाइट हो सके। महातिर मोहम्मद की आप मिसाल देते हैं, महातिर मोहम्मद की तरह आप टाइम लिमिट लगाते हैं कि 30 डेज़ के अंदर या 1 वीक के अंदर, 10 डेज़ के अंदर, 15 डेज़ के अंदर कंप्लीट बिल्डिंग प्लान और एनओसीज वगैरह कंप्लीट करके बिल्डर के हाथ में दे दी जाए, तो मेरे ख्याल सर पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बेहतर हो जाएगी। वक्त मेरे पास मुख्तसर था, मौज़ूआत बहुत सारे थे, प्रोग्राम का वक्त जो खत्म हुआ चाहता है, बट वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।